Okay, so guys, I welcome you all to the next part of this video. So guys, in the previous part, we have discussed all about the formulae that we are going to use in throughout our CS1, CS2, CM1, CM2 subjects. Now, we will be seeing all the tables that we are going to use in certain subjects. So basically, this will be helpful for your CM1, CS1 and CS2 subjects. CM2 के लिए इतना ज़्यादा कोई हम टेबल्स का यूज़ नहीं करते, कहीं कहीं होगा तो हम उसको रेफर कर लेंगे. सो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज इसका होने वाला है CM1, and after that in the part 3 of this video I will take you through all the tables for the particular distributions for that will be helpful in your CS1 and CS2 part. Now this part of the video, the second part of this video, will be helpful for your CM1 tables, how to use tables in CM1. So students who are appearing for CS1 in your next diets, that this part of this video will be very helpful for you all. Okay guys, quickly look at the next page, that is 50th page. After all the formulae, this is the first page, and this is the first page where your tables part of this tables booklet start. So what all is given to you? I 1 plus I raised to power n. What is 1 plus I raised to power n? In my classes I have already told you. This is accumulation factor for the next n years. Vn, present value factor for next n years. Sn, again Sn is what? जब हम अपने सारे कैश फ्लोज को एक्यूमुलेट कर रहे होते टाइम एन तक. 1 का कैश फ्लो है फ्रॉम टाइम 1 to n. अगर मैं टाइम लाइन आपको बता के याद करवाऊं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल n, तो 1 1 1 1 1, ये सारे कैश फ्लोज की अगर मुझे एक्यूमुलेशन चाहिए एन पे, तो उसका नोटेशन क्या होगा? Sn. सिमिलरली an, अब इन सब कैश फ्लो से अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू 0 पे चाहिए, सम ऑफ दिस कैश फ्लो, present value of sum of this cash flow will be an. IAN will be what? IAN will be increasing annuity payable in arrear for next n years. Present value of this increasing annuity like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till n. जितने भी हमारे कैश फ्लोज थे, अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे टाइम 0 पे चाहिए तो उसका फैक्टर IAN. गाइस DAN हम इतना कोई यूज नहीं करते अपने, तो आई विल नॉट टेक यू थ्रू इट. एंड दिस इज I, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 0.5%. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसमें क्या लिखी हुई है. आई अगर 0.5% है, आपको सारे फॉर्मुलाज दे रखे हैं, I2, I4, I12, डेल्टा, देन 1 plus I raised to power half, 1 plus I raised to power 1/4. That this is the accumulation factor for half year, for 1 quarter, for 1 month. Then present value factors, different discount rates, the annual effective discount rate and the nominal discount rates. So all these things is already given in your tables booklet. मुझे पता है अब आप लोग कंप्लेंट करोगे, सर अपनी क्लास में आपने बताया नहीं अभी तक, ये हम लोग तो कैलकुलेटर से निकालने पे लगे हुए थे. गाइस दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों को कैलकुलेटर से करना नहीं आएगा, तो आप लोग स्ट्रगल करोगे. नाउ यू विल आस्क मी व्हाई. सो सी, 0.5%, देन नेक्स्ट 1%, देन 1.5%. सो गाइस टेबल्स बुकलेट में हमें कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट्स पे ही वैल्यूज गिवन है. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको 0.75 पे निकालना आ गया, या सपोज 12.75% पे हमें कैलकुलेट करना आ गया, अब आप क्या करोगे? अब तो टेबल्स में वैल्यूज होंगी नहीं, तब भी तो कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं अपनी क्लासेस में CM1 जब हमने चैप्टर 8 चैप्टर 9 पढ़ा था, मैंने आपको जान के ये चीज नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था फिर आप में से कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करने वाला, डायरेक्टली आप अपने टेबल्स खोलोगे और वहां से वैल्यूज रेफर करोगे. अब हमें कैलकुलेटर यूज बहुत करने से अच्छा आ गया, तभी अब आपका बेनिफिशियल है ये भी बताना कि अगर ऐसे परसेंटेजेस में वैल्यू निकालने आए, 0.5%, 1%, 1.5%, 2% एंड सो ऑन, 0.5% के गैप में, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन योर कैलकुलेटर्स. ऑल द वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन इन योर टेबल्स बुकलेट. क्लियर? तो हम देख लेते हैं कहां कहां हमें वैल्यूज गिवन है. सी, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, देन 3 तक हमें हाफ पे गिवन है. गाइस देखो, उसके बाद 3 के बाद 4, 5, अब 1% का गैप आ गया, 6, 7, 8, देन 9, देन 10, देन अब 2 का गैप आ गया. गाइस अब 11% पे आ गया, तब क्या करोगे? तब भी तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. सो दिस वाज द पॉइंट. तभी मैंने अपने क्लासेस में अभी तक आपको टेबल्स से देख के एन्युइटीज की, इंक्रीजिंग एन्युइटीज की, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यूज देखना नहीं बताया था. देन 12 के बाद डायरेक्टली अब 15,
देन 20, देन 25, 25 तक हमें सारे टेबल्स में वैल्यूज गिवन है CT1 की। तो CT1 का जो पोर्शन है हमारे टेबल्स का वो यहीं तक है। तो क्या देखा हमने CT1 के लिए, जो हम चैप्टर 8, 9 में और आगे भी 11, 12, 13, 14 में जहां जहां हमें एनर्बिलिटीज निकालनी आएगी तो हम इस टेबल्स का बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से रिवाइज कर लो किस किस इंटरेस्ट रेट्स पे गिवन है, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, देन 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 12, 15, 20 and 25. On these interest rates, all the values 1 plus I raised to power n, Vn, Sn, An, In, Dn हम यूज नहीं करते तो इसलिए मैं उसको बोलने का। तो ये सब वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, सो यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ इट। और इसके साथ साथ ये भी वैल्यूज गिवन है गाइस, I, I2, I4 इन परसेंटेजेस में हमें ये भी गिवन है। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट रेट इनमें से फॉल हुआ तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली उसका टेबल्स खोल लो, फिर क्वेश्चन रीड करो, जो जो वैल्यू आपको यूज करनी हो आप डायरेक्टली यहां से पिक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नो नीड टू यूज कैलकुलेटर इन दोस केसेस। अगेन यू शुड बी वेरी वेरी फास्ट ऑन योर कैलकुलेटर्स एज वेल, वो आपको फास्ट होना ही होना है, उसके साथ स्मार्ट भी प्ले करना है। अब उसका भी कोई सेंस नहीं, आप फास्ट हो आप फिर भी मान लो इन इंटरेस्ट रेट्स पे आए फिर भी आप कैलकुलेटर का यूज करो गाइस, दैट विल नॉट बी अ स्मार्ट वर्क। हमें स्मार्ट भी रहना है एग्जाम में। हम क्यों कुछ भी स्कोप छोड़े गलत होने का, जब हमें ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, ऑलरेडी उस चीज का आंसर गिवन है, तो हम उस चीज में मिस्टेक करने के चांसेस नहीं छोड़ सकते। क्लियर? ओके, CT1 का यहीं तक था। रेस्ट ऑफ द टेबल्स बिलोंग्स टू CT5 पार्ट ऑफ CMM, जो हमारे चैप्टर 15 से हम आगे पढ़ना शुरू होंगे, चैप्टर 15 टू चैप्टर 28 में। अब आगे वाले टेबल्स हमें उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी तक जो हमने CT1 पार्ट का देखा था, तो अगर कोई बच्चा टेबल्स नहीं भी यूज करना चाहता तो उसके बिना भी ये एग्जाम हो सकता है। कौन सा? CT1 पार्ट, जो कि चैप्टर 3 से चैप्टर 14 तक हम रेफर करते हैं, तो वो इसके बिना भी हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर में बहुत फास्ट हो, नो नीड टू रेफर इट, हो सकता है। लेकिन CT5 का जो पार्ट है वो उसके बिना नहीं हो सकता, उसके लिए तो टेबल्स आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, सारे एश्योरेंस फैक्टर्स, सारे एनविटी फैक्टर्स ही हमें इस टेबल्स बुक में गिवन है। इसको रेफर करे बिना हम इसको आगे नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा बहुत इसको सीखते हैं कि कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है। डिटेल में हम कब डिस्कस करेंगे? जब हम उन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। तो उन चैप्टर्स में जब हम टेबल्स यूज करना शुरू करेंगे, इसके बारे में हम दोबारा बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं इस टेबल्स की एक फॉर्मूला एंड टेबल की एक वीडियो बना ही रहा हूं, तो इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हमें डिफरेंट नोटेशंस यूज करनी है अपनी क्लासेस में। सो गाइस सी, दिस इज द टेबल फॉर ELT मेल्स, ELT 15 मेल्स एंड ELT 15 फीमेल्स। तो अगर आपको इस टेबल्स की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ये ऑलरेडी गिवन है। इसी तरीके से हम बहुत सारे टेबल्स देखेंगे, लाइक AN92 टेबल देखेंगे, PFA PMA टेबल देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं। अब आप बोलोगे टेबल्स हैं क्या, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो गाइस, ELT 15 मेल्स टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली इट विल बी अप्लाइड टू ओनली मेल्स पॉपुलेशन। तो क्या बता रहा है ये? एक्स गाइस बता रहा है हमें एज। LX क्या बता रहा है? नंबर ऑफ लाइव्स अलाइव एट दैट एज X। DX क्या बता रहा है? नंबर ऑफ डेथ्स ऑन दैट एज X। QX क्या बता रहा है? मोर्टेलिटी रेट एट दैट एज X, या फिर ये बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट दैट एज X। म्यूएक्स क्या बता रहा है? फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एट दैट एज X। अभी हम CT5 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? एक इंस्टेंट पे, जैसे हमने अभी देखा था फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अपने CT1 पार्ट में। तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या बता रहा था कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होना शुरू हो जाए या फिर हर मोमेंट पे चेंज हो रहा हो, तो हमें क्या चाहिए होता है? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ही अगर मोर्टेलिटी रेट हमारा हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा हो, तो उसके लिए हमें मोर्टेलिटी रेट से काम नहीं बनेगा। हम मोर्टेलिटी रेट में क्या कांस्टेंट मानते हैं कि एक साल में मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी के केस में वो नहीं होगा। मोर्टेलिटी आपका हर इंस्टेंट पे चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन। E नॉट एक्स, व्हाट इज E नॉट एक्स? हम पढ़ेंगे अगेन बहुत डिटेल में CT5 पार्ट में। E नॉट एक्स रिप्रेजेंट्स कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम, एक्सपेक्टेड कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम फॉर अ पर्सन एज्ड X। अगर मैं इसको समझाऊं आपको लेमन टर्म्स में, तो देखो जीरो का
कंप्लीट एक्सपेक्टेड कंप्लीट लाइफ टाइम कितना है 73.413. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे इज अकॉर्डिंग टू दिस ELT 15 tables, if a newborn baby, if a male newborn baby is surviving in that country, so what they are expecting him to live for next 73.413 years. मीन्स एक्सपेक्टेड उसकी लाइफ कितनी होगी ऑन एन एवरेज इस टेबल्स के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी का लाइफ स्पैन कितना होता है 73.413 ईयर्स. तो ये सारा इस टेबल्स में मेंशन्ड है गाइस. अगेन बहुत ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत डिटेल में इसको सीखेंगे जब हम अपने CT5 पार्ट पे मूव करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस टेबल्स को देखना कैसे है. तो 0 हमारी एज हो गई, उस एज पे इतने अलाइव है, इतनी कोई डेथ्स हुई है, मतलब इतने की डेथ्स हुई मतलब हम पास्ट रिकॉर्ड से देख के बता रहे हैं. अब ये नहीं आप बोलोगे पिछले साल इतनी हुई है, जब ये टेबल्स फॉर्म हुए थे उस टाइम का उन्होंने डेटा ये रिकॉर्ड करा होगा. इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग है इस एज पे, देन फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी इतना है, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इतना है. तो ऐसे ही हमें सारी एजेस के लिए दे रखा है. सो गाइस सी मैक्सिमम एज क्या दे रखी है 109. तो 109 मैक्सिमम एज क्यों दे रखी है, क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने टेबल्स रिकॉर्ड करा था तो मैक्सिमम एज किसी पर्सन की कितनी होगी 109. सो सी 109 पे ओनली one person is alive, so that's why maximum age they have denoted as 109. अब हो सकता है आज के डेट में चेंज भी हो गया हो और डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डेटा रहेगा. सिमिलरली इसी तरीके से हमें ELT 15 टेबल्स गिवन है, वही x is your age, lx is your number of lives alive at that age, dx is number of deaths at that age, qx is mortality rate, mu x is force of mortality, e naught x is complete expected lifetime. तो देखो मेल्स के लिए हमने कितना देखा था 73 पॉइंट समथिंग, फीमेल्स के लिए देखो 78.956. so that means in that country they are expecting females, newborn female to live at least 5 years more than the male newborn. तो ये टेबल्स हैं, ये हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने वाले हैं अपने CT5 पार्ट में. इसका कुछ पार्ट हमारा कुछ CS2 में भी यूज होता है, लेकिन बहुत डिटेल में यूज होता. CS2 का एक ही चैप्टर है, चैप्टर 6 सर्वाइवल मॉडल्स. वहां पे कभी कभार हमें टेबल्स को रेफर करने के लिए बोल देते हैं, ऑल्दो इतना कोई खास यूज नहीं है CS2 में. बेसिकली दीज टेबल्स विल बी यूज्ड एंटायरली इन योर CM1 सब्जेक्ट. सो सी यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम एज कितनी ली हुई है 112. क्लियर. इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं. AM92 टेबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर CM1 सब्जेक्ट. अब ये मानो ऑलमोस्ट CT5 पार्ट के सारे क्वेश्चन, सारे नहीं तो 70 to 80% क्वेश्चन हम AM92 टेबल्स का ही यूज करके सॉल्व करते हैं. वाई? क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस ऑलरेडी गिवन है, लाइक एश्योरेंस फैक्टर्स, एन्युटी फैक्टर्स, ये हमें ऑलरेडी इस टेबल्स में गिवन है. गाइस आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू when we are going to start our CT5 part of CM1, आप इस वीडियो पे स्पेशली टेबल्स के इस पार्ट ऑफ वीडियो दैट इज पार्ट 2 दोबारा आना, इसको दोबारा रिवाइज करना, आपको सारी चीजें ब्रश अप हो जाएगी. टेबल्स को हमें कैसे यूज करना है इन अवर CT5 पार्ट ऑफ CM1. सो सी अब क्या है, ये आपको कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ LX है तीनों. तो ये LX क्या है गाइस, हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे अभी सिलेक्ट मोर्टेलिटी. अब मैं सिलेक्ट मोर्टेलिटी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्या होता है, वो जब हम CT5 पढ़ेंगे तब वहां पे हम सीखेंगे व्हाट इज सिलेक्ट मोर्टेलिटी. अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरीके की हमें नंबर ऑफ लाइव्स अलाइव गिवन है, LX, LX - 1+1 और LX. तो मैं इन तीनों में आपको मतलब समझा देता हूँ. तो L ब्रैकेट X मतलब क्या है, दिस इज सिलेक्ट मोर्टेलिटी फॉर अ पर्सन एज्ड X. तो आप बोलोगे X तो यहाँ भी उसकी एज है, X - 1+1. तो अगर मैं X - 1+1 करूंगा तो एज तो X आएगी गाइस. लेकिन ये जो लाइव्स हैं जिनके आगे सिर्फ ब्रैकेट X लिखे, ये उस सिलेक्ट मोर्टेलिटी पे एट एज X पे ही एंटर करी थी. लेकिन ये वाली जो लाइव्स है ये उस सिलेक्ट मोर्टेलिटी में कब एंटर करी थी, X - 1 एज पे. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो नंबर ऑफ लाइव्स 18 पे गिवन है, नंबर ऑफ लाइव्स 18 पे गिवन है, तो यहाँ पे 18 वाली ये वाली वो लाइव्स है जो 18 एज पे ही सिलेक्ट मोर्टेलिटी में एंटर करी है. लेकिन यहाँ पे कौन सी लाइव्स है जिनकी आज की डेट तो 18 है, लेकिन वो सिलेक्ट मोर्टेलिटी पे कौन सी एज पे एंटर करी थी 17 एज पे. और ये वाली कौन सी है, ये वाली नॉर्मल लाइफ जो कि अल्टीमेट मोर्टेलिटी है. तो
अगेन इसमें बहुत कंफ्यूज मत होना, सिलेक्ट मोडालिटी के अल्टीमेट मोडालिटी के, ये हम चैप्टर 15 में सीखेंगे। अल्टीमेट मोडालिटी से नॉर्मल मोडालिटी, सिलेक्ट मोडालिटी इज, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे हमने किसी पे टेस्ट करे हो, जैसे स्मोकिंग का टेस्ट करा हो या फिर कुछ और हमने मेडिकल टेस्ट करे हो, तब हम कह देते हैं इंश्योरेंस डेटा में ये लाइफ स्मोकिंग टेस्ट पास कर चुकी है तो ये बेटर है, ये आर लेस प्रोन टू डाइंग। तो इस तरीके से हम अपना चैप्टर 15 में इसको मैं और डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो मोटा मोटा सिलेक्ट मोडालिटी का मतलब समझ गए, ये x माइनस 1+1 और x की यही सिग्निफिकेंस है। ओके, लेट मी प्रोसीड। नेक्स्ट अगेन dx फैक्टर्स विल ऑलवेज बी योर डेथ फैक्टर, डेथ्स भी उसी तरीके से, डेथ्स एट एज x फॉर सिलेक्ट मोडालिटी, दोज हु हैव एंटर्ड इन सिलेक्ट मोडालिटी एट एज x only. Here dx minus 1+1 means deaths of people who have entered select mortality 1 year earlier. Means यहाँ पे अगर 19 की जो डेथ्स गिवन है उनकी आज की डेट तो 19 है लेकिन वो सिलेक्ट मोडालिटी पे 18 पे एंटर करे थे, यहाँ पे जो गिवन है ये भी 19 एज की डेथ्स है लेकिन ये सिलेक्ट मोडालिटी पे 19 पे ही एंटर किए थे। क्लियर? अगेन लास्ट इज योर अल्टीमेट मोडालिटी। ओके, आफ्टर दैट सिमिलरली QX is your mortality rate, अगेन वही सेम चीज, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। X select means X पे एंटर कर रहे हैं, X minus 1+1 means ये इनकी आज की डेट तो एज X है, आज की डेट की एज तो X है लेकिन ये सिलेक्ट मोडालिटी पे X minus 1 पे एंटर कर रहे थे। लास्ट इज योर अल्टीमेट मोडालिटी। ओके, अगेन सिमिलरली फोर्स ऑफ मोडालिटी, सारे फैक्टर्स वही आ रहे हैं, सिलेक्ट वाले, एक साल पहले सिलेक्ट वाले और अल्टीमेट वाले। Similarly, next expectation of life. So उसके बाद आते हैं हमारे गाइस ये कॉम्यूटेशन फैक्टर्स लाइक dx आ गया, आप देखोगे nx, cx, ex, mx, ये सारे कॉम्यूटेशन फैक्टर्स आते हैं। अगेन इसको हम बहुत ज्यादा याद नहीं रखते बट सम स्टूडेंट्स ट्राई टू remember it and use it directly for their calculations. So those who are using they can use that, but मैं एडवाइज नहीं करता, इतना कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली VN, NP, X, ये सब फैक्टर्स हम याद रख लेते हैं तो उनके भी डायरेक्टली हमें गाइस कैलकुलेशंस गिवन है सारों के लिए, वही सेम सिलेक्ट, 1 ईयर बिफोर सिलेक्ट एंड अल्टीमेट, तो सारी कैलकुलेशंस हमें उन सारे कॉम्यूटेशन फैक्टर्स के लिए भी गिवन है। इन कॉम्यूटेशन फैक्टर्स का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है वो हमें CT 5 पार्ट में भी सीखेंगे, अभी मैं आपको उसका पेज रेफरेंस भी दिखा दूंगा, वहां पे भी सारी मेंशन है। कुछ कुछ इस कॉम्यूटेशन फैक्टर्स में गाइस, एक हमारा पहला चैप्टर होता था CT 5 में पेंशंस, उसके लिए यूज होते थे लेकिन वो पेंशंस ऑल टुगेदर चैप्टर रिमूव हो गया हमारे सिलेबस से, तो ये सारे कॉम्यूटेशन फैक्टर्स सब वैसे हमारे ऑब्सोलीट हो गए। तो कुछ कुछ कॉम्यूटेशन फैक्टर्स वैसे भी ऑब्सोलीट हो गए, लेकिन कुछ कुछ आज भी बच्चे यूज करते हैं। आई एम अगेन सेइंग आई विल नॉट एडवाइस, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हो इट्स वेरी गुड, अगर आपको याद रखने हैं देन यू कैन यूज दिस कॉम्यूटेशन फैक्टर्स फॉर योर कैलकुलेशंस एज वेल। तो कौन कौन से कॉम्यूटेशन फैक्टर्स हैं? dx, then c, nx, then sx, then cx, then mx, then rx, these are all your commutation factors। तो यहां तक हमारा गाइस पेज 95 तक सारे कॉम्यूटेशन फैक्टर्स थे। अगेन आई एम सेइंग इसमें से कुछ फैक्टर्स तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, कुछ कुछ जो है वो आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसके बिना भी कैलकुलेशंस हो सकती है। तो जो मैंने पूरे कॉम्यूटेशन फैक्टर्स आपको दिखाए स्टार्टिंग फ्रॉम dx or ending to rx, no need to remember this, but if you want to use or apply some commutation factors in your calculations then it's up to you. Next, AM92 at 4%। तो AM92 याद रखना गाइस, हमें दो परसेंटेजेस पे गिवन है, एक 4% और एक 6%। अब ये CT1 की तरह नहीं होगा, बहुत सारे परसेंटेजेस पे गिवन होगा। अब बहुत सारे परसेंटेजेस पे गिवन करेंगे तो हमारी टेबल्स बुकलेट बहुत मोटी बन जाएगी, इसलिए इन्होंने कुछ कुछ परसेंटेजेस पे गिवन है। तो अगर हमें मोस्टली अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना ना आए तो CT 5 वाला जो पार्ट होता है CM1 का, उसके क्वेश्चंस इन 2 परसेंटेजेस पे आते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है 5 पे भी आ सकता है, 7 पे भी आ सकता है, लेकिन 5 और 7 पे आया CM1A वाले सब्जेक्ट में तो उसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो आपको 5-7 मार्क्स का एक सब पार्ट पूछ लेंगे टू चेक योर फर्स्ट प्रिंसिपल स्किल्स। लेकिन CM1B में किसी भी परसेंटेज पे आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो हम खुद ही टेबल्स अपने ड्रॉ कर रहे होते हैं, बहुत इजी होता है हमें फॉर्मुलाज ड्रैग करना इन आवर एक्सेल, तो उसके अंदर हमें किसी भी परसेंटेज पे आ सकते हैं। तो वहां पे वैसे भी हम टेबल्स बुकलेट यूज नहीं करने वाले, हमें टेबल्स बुकलेट करना ही CM1A के लिए। ओके, सो क्या क्या गिवन है गाइस, हमें एक बार देख लेते हैं। दिस
ADOXS ये हमारे CT5 पार्ट वाले की एनविटी है, दिस इज होल लाइफ एनविटी। अगेन डोंट कंफ्यूज, अभी जब हम CT5 पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ये। अभी के लिए इतना याद ध्यान रखो कि एनविटी फैक्टर है ये। अगेन हमारा एक्स क्या है, एज 17 पे क्या एनविटी होगी, दिस इज योर एश्योरेंस फैक्टर, दिस विल बी यूज्ड इन योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये होल लाइफ एश्योरेंस फैक्टर है, अगेन होल लाइफ, ये सब चीजें आपको अभी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के अंदर। जब हम अपने CT5 पार्ट पे जाएंगे तब इसको दोबारा रेफर कर लेना इस वाली वीडियो को, तब आप आराम से क्लिक कर पाओगे। देन 2AX गाइस, ये क्या है 2AX, AX और 2AX ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, बस अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रेट 4% यूज हो रहा है तो इस 2AX के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना यूज होएगा, 1.04 स्क्वायर माइनस 1, दैट्स व्हाई इट्स नोटेशन इज 2AX। इसकी यूटिलिटी क्या होगी 2AX की, जब हम अपने वेरिएंस के फॉर्मूलाज ड्राइव कर रहे होंगे वहां पे ये 2AX हमारा यूज होने वाला है। इसके बाद अगेन आपका क्या आ गया, अब ADOX, AX, 2AX, ये दोबारा क्यों आया गाइस, अगेन सी, ये सिलेक्ट मोटालिटी वाले हैं, ये नॉर्मल मोटालिटी वाले हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको बताया भी हुआ है 2AX इक्वल्स टू AX ओनली बट एट 8.16%, तो 1.04 माइनस 1 करोगे तो वो 8.16% आने वाला है। क्लियर, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अगेन 120 एज तक ये सारे टेबल्स हमें गिवन है। तो अब AM92 का गाइस कुछ कुछ फंक्शंस और गिवन है। ये IADOX क्या है, ये CT5 की अगेन इंक्रीजिंग एनविटी है। यहाँ पे गाइस ये जो x होता है ये एज नहीं, ये हमारा टर्म नहीं है, जैसे हम CT1 में नीचे टर्म लिखते थे, जब हम IN लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ n टर्म होता था लेकिन यहाँ x एज है। अगेन CT5 में सीखेंगे, अभी के लिए समझ लो ये इंक्रीजिंग एनविटी इन एडवांस है फॉर पर्सन एज्ड x, ये इंक्रीजिंग एश्योरेंस फैक्टर फॉर पर्सन एज्ड x। ये कौन सी है, ये सिलेक्ट मोटालिटी के लिए, ये दोनों अल्टीमेट मोटालिटी के लिए। क्लियर, अब यहाँ पे अगेन हमें कुछ कुछ फैक्टर्स और बताए हुए हैं, दिस इज टेम्परेरी एनविटी, दिस इज एंडोमेंट एश्योरेंस, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो n भी आ गया x भी आ गया, तो यहाँ ध्यान रखना x क्या है एज, n क्या है टर्म, और ये x क्या है अगेन दिस आर दी एजेस, ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे हमारा क्या क्या होगा। तो यहाँ पे n भी दे रखा है कि 17 ईयर्स अगर एज है तो 43 ईयर्स, तो सम टोटल कितने का दे रखा है, ये एज प्लस टर्म 60 का टेबल है, इतना ध्यान रखना क्योंकि हर जगह देखो कॉम्बिनेशन आपका 60 का ही बनने वाला है। क्लियर, तो इसी तरीके से हमें एक 60 पे गिवन है और एक सम टोटल 65 पे गिवन है। तो ध्यान रखना AM92 में मैंने आपको बताया एक 2% पे गिवन है 4 और 6, और ये जो एंडोमेंट एश्योरेंस है और टेम्परेरी एनविटी है ये दो सम ऑफ एज प्लस टर्म पे गिवन है। क्या दो सम ऑफ एजेस क्या है, सम प्लस टर्म, सम प्लस टर्म दो वैल्यूज पे गिवन है, फर्स्ट इज 60, सेकंड इज 65। क्लियर, ओके लेट मी प्रोसीड नाउ। सी अभी तक जो भी हमने 4% पे देखा उसका रेप्लिका 6% पे, सारे टेबल्स हमें 6% पे मिलेंगे। सी all the repetition, increasing annuity, increasing assurance factor, then temporary annuity, endowment assurance 65 पे है, ऊपर 60 पे था। सो गाइस यहां तक था हमारा क्या, CT5 का पूरे टेबल्स जो हम अपने CM1 में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ तक ही मेरी सेकंड वीडियो का ऑलमोस्ट एंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या गिवन है, लेकिन उसका हमें कोई यूज नहीं। तो पेज 107 मार्क्स योर एंड फॉर CT5 पार्ट ऑफ CM1। तो ये मेरी सेकंड वीडियो थ्रू आउट, जो मेरी टेबल्स की सेकंड वीडियो थी ये थ्रू आउट मैंने डेडिकेट करी है CM1 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ CM1 के ही हमने पहले CT1 के टेबल्स देखे। ऑल तो मैंने आपको पहले बताया था CT1 के जो टेबल्स है वो इतने ज्यादा नेसेसरी नहीं है, काफी बच्चे कैलकुलेटर पे करके कर लेते हैं, बट स्मार्ट स्टडी करनी है तो जिन परसेंटेजेस में हमें टेबल्स गिवन है यू कैन डायरेक्टली यूज वैल्यूज फ्रॉम दोस टेबल्स, लेकिन CT5 के लिए तो करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो गाइज इसके बाद क्या गिवन है हमें, पेंशन मोर्टेलिटी टेबल्स। गाइज जैसे मैंने आपको बताया था पहले एक चैप्टर होता था पेंशंस का अलग से, तो उसके अंदर ये पूरा पेंशन का चैप्टर यूज होता था, लेकिन कुछ कुछ टेबल्स इसमें अभी भी हैं जो यूज हो जाते हैं, जैसे PMA, PFA, PMA 92C20 टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी यूज हो जाता है। तो
अगेन इसमें क्या गिवन है, वही Lx, Dx, Qx, μx, E0x, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। AM92 में भी डिस्कस करी थी और उससे पहले हमने ELT15 में भी डिस्कस करी थी मेल्स फीमेल्स वाले के लिए। तो एक और तरीके का टेबल है ये, वही सारी चीजें वही सेम गिवन है। देखो अब देखो PMA 920, C20, PFA, M stands for males, F stands for females। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट से पहले कोई अलग टेबल लग रहा होता है, तो रिटायरमेंट के बाद कोई अलग टेबल लग रहा होता है। तो ये जो PMA PFA ये पेंशनर्स के टेबल है, तो इन 99% केसेस ये हमें PMA PFA रेफर करवाने के लिए पोस्ट रिटायरमेंट ही बोलते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ये टेबल्स रेफर करने के लिए आएंगे। अगेन किस किस परसेंटेज पे गिवन है, सी 4% पे गिवन है हमें, अगेन 4%, दैट्स इट। तो याद रखना AM92 हमें 4 और 6 दोनों पे गिवन है, लेकिन पेंशनर्स वाले टेबल मेल्स फीमेल्स वाले हमें सिर्फ 4% पे गिवन है। क्लियर? नाउ गाइस यहाँ पे अगेन हमें सारी नोटेशंस जो हमें अपने CM1 में यूज होने वाली सारी नोटेशंस गिवन है। देखो L नंबर लिविंग, D नंबर डाइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, कोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, ये सारी नोटेशंस हमें गिवन है। तो समहाउ अगर आप एग्जाम में पहले भूल भी जाते थे तो हम यहाँ पे रेफर कर लेते। IFO में तो ओपन बुक है, IIM में आज भी भूल जाओ तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, एज टेबल्स आर अलाउड इन योर एग्जाम्स। सी इंटरेस्ट रेट के फंक्शंस हमें कुछ कुछ गिवन है, मोर्टेलिटी टेबल समझाए हुए हैं कैसे होते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, ये मैं बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप CM1 की तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो इन सारे पेजेस की वैसे भी कोई यूटिलिटी नहीं है, हमें ऑलरेडी ये चीजें आती हैं। सी सारी नोटेशंस, डेफर्ड एन्युटी, उसके बाद फिर NPX, NQX, सारी नोटेशंस हमें रिवाइज करवाई हुई हैं हमारे टेबल्स बुकलेट में। ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के हमें फॉर्मूलाज गिवन है, चैप्टर 22-23 हम पढ़ेंगे CM1 में, उसकी सारी नोटेशंस हमें गिवन है। प्रीमियम के फॉर्मूलाज हमें गिवन है, उसके बाद कंपाउंड सिंबल्स, मतलब ये सारे सिंबल्स हमें गिवन है। सो सी जो कॉम्पिटिशन वाली मैं चीज आपको बता रहा था कि कॉम्पिटिशन फैक्टर्स, यहाँ पे सारा हमें बता रखा है। जैसे DX फैक्टर क्या होता है गाइस, VX LX, VX क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर, LX क्या है पॉपुलेशन, NX SX CX MX RX, ये गाइस ये सारे हम यूज करते थे पेंशनर चैप्टर में। तो अभी एक फैक्टर जो आप यूज कर सकते हो अपने CT5 पार्ट ऑफ CM1 में, ये DX ही है। तो DX कुछ कुछ बच्चे यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे नॉर्मल अपना VX LX को सॉल्व करके कर सकते हैं। तो DX भी एक ऐसा फैक्टर है जो आप यूज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशंस में, बट आई विल एडवाइस यू कि ऐसे कोई फैक्टर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अपनी नोटेशन से कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो देखो ये कुछ कुछ जॉइंट लाइफ के हमें फॉर्मूलाज गिवन है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर CM1 पार्ट ऑफ CT5 पार्ट ऑफ CM1। ऑलरेडी हम CT1 पार्ट पढ़ चुके हैं। सो दिस कंप्लीट्स माय वीडियो 2 ऑफ दिस formulae and table series. In the next video we will be covering the probability distribution tables that will be very useful for CS1 and CS2 students. CM1 और CM2 में कुछ कुछ जगह आपको probability निकालने के लिए आएगी, CM2 में तो फिर भी काफी जगह आ सकती है, CM1 में इतना नहीं आता probability का कोई यूज, लेकिन फिर भी वो जो सेक्शन होगा वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस, स्पेशली फॉर CS1 CS2 के लिए तो वो रामबान है, मतलब उसके बिना CS1 CS2 सॉल्व नहीं हो सकता। So do watch out that video. Okay, we'll continue in the next video for probability distributions for CS1 and CS2.